हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजयसन नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। तो फर्स्टली देखते हैं, निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा निमोनिया होता है, इसमें हमारे जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती हैं, इसमें आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है। एंड इट इज़ अ कंडीशन विच प्राइमरली अफेक्ट द टर्मिनल एयरवे एंड एयर सैक्स नॉन एज एलोलाई। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा निमोनिया होता है, इसमें मोस्टली हमारा जो टर्मिनल एयरवे है, यानी जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं, यानी जो हमारे एलोलाई होते हैं, ये मोस्टली इसको अफेक्ट करता है। और जब हमारे एलोलाई में ये आपका जो निमोनिया है ये डेवलप होता है, तो इसके थ्रू हमारा जो एलोलाई होती है इसमें फ्लूइड फिल भी होने लगता है। जैसे हम आपका इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो अपर वाला इमेज है ये हमारा नॉर्मल एयरवे है, जिसमें आपकी जो हेल्दी एलोलाई आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो आपका लोअर वाला जो पार्ट है, जिसमें आपके एलोलाई की इमेज दिए गए हैं, इसमें पेशेंट में निमोनिया डेवलप हो चुका है, जिसमें जो पेशेंट की जो एलोलाई है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो चुका है। और जो हमारे एलोलाई होते हैं, तो निमोनिया की कंडीशन में इसमें आपके जो एबनॉर्मल फ्लूइड होता है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट में जो आपका गैस एक्सचेंज होता है, यानी जो O2 और आपका CO2 का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिससे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें आपका हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशंस होती हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। जैसे जो आपका निमोनिया होता है हमारे अडल्ट को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन यह आपके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। नेक्स्ट है, एज पर यूनिसेफ स्टडी इन 2010 अबाउट 3.97 लाख अंडर 5 चिल्ड्रन डाइड ऑफ निमोनिया इन इंडिया। डिस्टेंस 2010 की जो यूनिसेफ स्टडी है, इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो अंडर 5 चिल्ड्रन थे, इनकी आपकी 3.97 जो लाख अंडर 5 चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2019 यूनिसेफ सपोर्टेड स्टडी 1,27,000 चिल्ड्रन अंडर 5 इन इंडिया डाइड फ्रॉम निमोनिया इन 2018। इसके बाद जो आपकी यूनिसेफ की जो 2019 की जो स्टडी है, इसके अकॉर्डिंग जो 2018 है, इसमें जो अंडर 5 के जो चिल्ड्रंस थे उनकी आपकी 1,27,000 चिल्ड्रंस थे, उनकी निमोनिया से डेथ हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्टली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द लंग्स, यानी जो आपकी लोकेशन है इसके अकॉर्डिंग जो आपकी निमोनिया है इसको भी क्लासीफाई किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके निमोनिया होते हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका लोबर निमोनिया, सेकंड आता है आपका ब्रोंको निमोनिया एंड थर्ड आता है आपका इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपका लोबर निमोनिया के बारे में। जैसे जो आपका लोबर निमोनिया होता है इसको हम लोबुलर निमोनिया भी बोलते हैं। एंड निमोनिया इज़ कॉन्फाइंड टू वन लोब। जैसे जो आपका लोबर जो निमोनिया होता है, जो इसमें निमोनिया होता है, जो हमारे लंग्स के जो लोब्स होते हैं वो किसी वन लोब में आपका जो निमोनिया होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है वो है आपका ब्रोंको निमोनिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनरलाइज्ड निमोनिया एंड इट इज़ स्कैटर्ड थ्रू आउट द लंग्स। डिस्टेंस आपका जो ब्रोंको निमोनिया होता है इसको हम आपका जनरलाइज्ड निमोनिया भी बोलते हैं। ये हमारे थ्रू आउट द लंग्स आपको कहीं भी आपकी जो ब्रोंकाई है, आपका जो ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है ये उसमें आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो थर्ड आपका जो क्लासिफिकेशन है वह है आपका इंटरस्टिशियल निमोनिया। एंड इंटरस्टिशियम ऑफ लंग इज़ इन्फेक्टेड ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरल और फंगस। और डिस्टेंस जो आपका इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है इसमें जो आपका जो लंग्स होते हैं, उसका जो लंग्स में जो इंटरस्टिशियल वाला पार्ट होता है वो हमारे बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं और जो फंगस है इसके थ्रू आपका ये डेवलप हो सकता है। एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। जिसमें जो आपका इंटरस्टिशियल निमोनिया जो डेवलप होता है, इसके डेवलप होने का जो मोस्ट कॉमन जो आपका जो बैक्टीरिया है वो है आपका माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके थ्रू ये मोस्ट कॉमनली आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका बेस्ड ऑन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो आपका एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जो निमोनिया है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका बैक्टीरियल निमोनिया और टिपिकल निमोनिया। एंड जो सेकंड है वह है आपका वायरल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया। एंड थर्ड है आपका फंगल निमोनिया। एंड फोर्थ है आपका
न्यूमोनियाज फ्रॉम अदर एटियोलॉजीज, जैसे आपके इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं और आपका नॉन इन्फेक्टिव जो वैराइटीज़ होती हैं इसके थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। और ये आपके मेनली 4 क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो से क्लासिफिकेशन है वो है आपका अंडर ब्रॉड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारे कुछ टाइप्स आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, सेकंड है आपका नोज़ोकोमियल निमोनिया जिसको हम आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है आपका वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी इसको हम बोल सकते हैं, एंड फोर्थ है आपका एस्पायरेशन निमोनिया, एंड फिफ्थ है आपका हाइपोप्लास्टिक निमोनिया, एंड सिक्स्थ है आपका केमिकल निमोनिया। तो ये आपके 6 आपके जो निमोनिया के टाइप्स हैं ये हमारे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है निमोनिया के उसके अंडर आते हैं। तो इसमें हम फर्स्टली बात करते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में। दिस टाइप ऑफ निमोनिया अकर इन कम्युनिटीज़ वेयर पेशेंट लिव। जैसे जो आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है यह एक ऐसा टाइप का निमोनिया होता है जो आपके कम्युनिटी एरिया में डेवलप होता है और ऐसे पेशेंट जो आपके कम्युनिटी एरिया में रह रहे होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, एंड मोस्ट कॉमनली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। और ये जो आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ये मोस्ट कॉमनली जो आपका स्ट्रेप्टोकोकाई आपका जो निमोनिया होता है इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोज़ोकोमियल निमोनिया या आपका बोल सकते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ निमोनिया इन विच सिम्टम्स अपेयर विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और ये सेंस जो आपका नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है नोज़ोकोमियल जो निमोनिया होता है या आपका जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है ये हमारे जब कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसके एडमिट होने के 48 to 72 आवर्स के बाद ये आपका जो निमोनिया डेवलप होता है उसको हम आपका नोज़ोकोमियल निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। और जो आपका नोज़ोकोमियल जो निमोनिया होता है ये हमारे मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकस जो ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया या आपका वेंटिलेटर हम एसोसिएटेड निमोनिया भी बोल सकते हैं इसको, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। और डिस्टेंस आपका जो वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया होता है जब कोई पेशेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में उसकी सीरियस कंडीशन होती है उसमें हमारा एंडोट्रैकियल आपका ईटी ट्यूब आपका इंसर्ट किया गया होता है और आपका पेशेंट वेंटिलेटर में है लॉन्ग टाइम से, तो उसमें आपका जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है उसमें ये डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है एस्पायरेशन निमोनिया। इट रेफर्स टू पल्मोनरी कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एंट्री ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सब्सटेंसेस इनटू द लोअर एयरवे। और डिस्टेंस जो आपका एस्पायरेशन जो निमोनिया होता है ये हमारे कुछ जो हमारे लंग्स में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जैसे हमारे कुछ एंडोजीनस और आपके एक्सोजीनस जो सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे जब लोअर एयरवे में एंटर हो जाते हैं तो इसके थ्रू आपका जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है डेवलप हो सकता है। एंड कॉमन फॉर्म ऑफ एस्पायरेशन इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम एस्पायरेशन ऑफ द बैक्टीरिया। और मोस्टली जो आपका एस्पायरेशन जो निमोनिया होता है ये हमारे जब कुछ बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पायरेट हो जाते हैं जो हमारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके थ्रू ये डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक जो कंटेंट्स होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं कुछ गैसेज होते हैं जब ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पायरेट हो जाते हैं तो इसके थ्रू भी हमारा जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका हाइपोस्टैटिक निमोनिया। इट अकर्स बिकॉज ऑफ हाइपोवेंटिलेशन इन पेशेंट्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, immobility, shallow respiration, and pulling of secretion is independent area of lungs leads to inflammation and infection। और ये जो आपका हाइपोस्टैटिक निमोनिया होता है ये तब डेवलप होता है जब पेशेंट में आपकी जो हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। और ड्यूरेशन जो आपका हाइपोवेंटिलेशन होता है ये पेशेंट में तब देखने को मिलता है और मान लो कोई पेशेंट आपका काफ़ी लंबे टाइम से बेड रेस्ट पे है और वो उसमें आपकी इमोबिलिटी है, आपकी इमोबिलिटी प्रेजेंट नहीं है और सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें प्रेजेंट है तो उन पेशेंट में आपका हाइपोस्टैटिक निमोनिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपके सिक्रेशन है वो आपके लंग्स के कुछ एरिया में आपका इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे पेशेंट में आपका इन्फेक्शन और आपका इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है जिससे आपका हाइपोस्टैटिक निमोनिया डेवलप हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका केमिकल निमोनिया। इन दिस टाइप इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज अकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। और डिएक्शन जो आपका केमिकल निमोनिया होता है
इसमें आपका ये जो कुछ हमारे टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं, इसके इनहेलेशन से जो आपके पेशेंट में जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और उसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे पेशेंट में केमिकल निमोनिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो निमोनिया है इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो फर्स्ट है आपका, जैसे जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपके HIV वाले पेशेंट्स होते हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स में आपका डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो बहुत हमारी वीक रहती है और कभी जो आपका बैक्टीरिया होगा वो अटैक करेगा तो पेशेंट जल्दी से इन्फेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंडीशंस विच इंटरफियर्स विद नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ द लंग्स, जनरलाइज एनेस्थीसिया, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस हमारे जो कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारे जो लंग्स के ड्रेनेज वाला पार्ट होता है उसके साथ इंटरफेयर करता है, तो उसके थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। मान लो कोई पेशेंट है उसको जनरल एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो उनमें भी ये डेवलप हो सकता है, और पेशेंट काफ़ी टाइम से उसमें मोबिलिटी नहीं है तो उसमें भी डेवलप हो सकता है, और जो ET ट्यूब मान लो कि पेशेंट में इंसर्ट किया गया है उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब मान लो कोई पेशेंट है उसके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेस्ड है वाला पार्ट, तो उसमें भी आपके डेवलप हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, ठीक है, और आपका अल्कोहल, ये भी हमारा इसका रिस्क फैक्टर रहता है, और एयर पोल्यूशन के थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। कुछ हमारे क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जैसे आपके डायबिटीज़, रेनल डिजीज़ और कैंसर, इन पेशेंट्स में भी हमारे जो निमोनिया की कंडीशंस है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट आपका एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड फॉरेन आपका मैटेरियल्स, यानी जब भी हमारे कोई गैस्ट्रिक कंटेंट या आपका फॉरेन जो बॉडीज़ होती हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं, तो ये हमारे जो एस्पिरेशन जो निमोनिया होता है उसको डेवलप कर सकता है। एंड आपका हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब पेशेंट आपके हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आपके उसके 48 से 72 आवर्स के बीच में आपका इन्फेक्शन डेवलप होता है, तो उसके थ्रू भी आपका धीरे धीरे पेशेंट में निमोनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओल्डर एज जो पीपल्स होते हैं उसमें देखने मिल सकता है, क्योंकि इनमें क्या रहता है, हमारा इम्यूनिटी वीक रहती है और उनमें आपका इन्फेक्शन जल्दी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज़ होती है, मान लो कोई पेशेंट है उसको COPD है, वो ट्रीट नहीं हो पाया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में हमारे जो निमोनिया है वो भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में। तो उसके हमारे कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम पहले बात करते हैं जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, कौन कौन से जो बैक्टीरिया है वो आपके निमोनिया कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, जो निमोनिया होता है इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है, एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सीडोमोनास एरिजिनोसा, क्लेप्सिला निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड एटिपिकल बैक्टीरिया सच एज लेजिनेले एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया। जैसे ये कुछ बैक्टीरिया है इसके थ्रू आपका जो निमोनिया है वो डेवलप हो सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारे जो वायरसेस होते हैं जैसे कि आपकी राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये जो वायरस हैं ये भी हमारे जो निमोनिया होता है इसको आपका डेवलप करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे कुछ फंगस होते हैं जैसे आपका हिस्टोप्लाज्मा और आपका ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस एंड न्यूमोसिस्टिस जिरवेसी, कोसिडियस इमिटिस, आपकी कुछ हमारे फंगस हैं जिसके थ्रू भी आपका निमोनिया डेवलप होता है। इसके अलावा हमारे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी हमारे निमोनिया के डेवलपमेंट में आपका हेल्प करता है, जैसे कि आपका न्यूमोसिस्टिक कैरिनी। एंड नेक्स्ट कुछ हमारे एस्पिरेशन होते हैं जैसे कि आपका फ्लूइड हो गया, या आपके जो वोमिट्स होते हैं, स्लाइवा जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पिरेट हो जाता है तो इसके थ्रू भी आपका निमोनिया डेवलप हो सकता है। एंड कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपका जो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, तो इसके थ्रू भी आपका हमारा जो निमोनिया होता है ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जैसे जो हमारे इटोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके कुछ बैक्टीरिया, वायरस थे, और जो हमारे कुछ गैस्ट्रिक जो कंटेंट थे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होते, इसके थ्रू क्या होगा, एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द लंग। तो जो इटोलॉजिकल फैक्टर थे इसके थ्रू जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो वायरस होते हैं, वो हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, और जब भी हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे लंग्स में एंटर करेंगे तो वहाँ पर को वो आपका इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस जब इन्फेक्शन हमारा कॉज होगा तो पेशेंट में हमारी जो इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होती हैं वो डेवलप होंगे। देन डैमेज टू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एल्वेओलर मेम्ब्रेन,
इसके अलावा जब भी हमारी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप होगी तो ये हमारे जो म्यूकस और जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन होते हैं उसको डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ द एडिमा एंड एक्सुडेट, जिसके थ्रू हमारे जो लंग्स होंगे वहाँ पर को एडिमा और एक्सुडेट का उसमें आपको फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, उसका डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। एंड एक्सुडेट फिल्स द एल्वेलाई एंड WBC मेनली न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो माइग्रेट टू द एल्वेलाई। जैसे जब भी हमारा एडिमा और आपका एक्सुडेट का डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद जो एक्सुडेट होते हैं हमारे एल्वेलाई में ये फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे न्यूट्रोफिल जो होते हैं, जो हमारे WBC का एक पार्ट होता है, ये भी हमारे जो एल्वेलाई होते हैं यहाँ को माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन लंग सेगमेंट बिकम्स आ सॉलिड स्ट्रक्चर। जैसे उसके बाद जो हमारा लंग सेगमेंट होता है वो हमारा उसका स्ट्रक्चर आपका सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड देन इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, उसके बाद जो हमारा गैस एक्सचेंज होगा वो आपका इम्पेयर रहेगा। एंड देन इन एडुकेट वेंटिलेशन ऑफ द लंग, यानी उसके बाद आपका जो लंग्स होगा उसमें आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा, यानी जो आपका O2 और जो CO2 होता है इसका प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रीचिंग द ब्लड। एंड जब आपका ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी आपका जो वेंटिलेशन आपका जो लंग का है वो आपका इनएडुकेट रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, तो इसके बाद जो हमारे ब्लड होगा उसमें प्रॉपर अमाउंट में आपका ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। एंड देन पेशेंट में हमको आपका हाइपोक्सिया और आपको हाइपोक्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यह थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे निमोनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट है आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ पेशेंट को, रैपिड हार्ट बीट देखने को मिलेगा, यानी पेशेंट को टैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड हाई ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को, जिसमें जो पेशेंट का फीवर है वो आपका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपके सेकिंग चिल्स भी आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ होगा और जो स्पुटम होगा वो आपको प्रोलेंट रहेगा। टैकिपनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट होगा वो आपका इंक्रीज रहेगा। पेशेंट में आपका चेस्ट पेन रहेगा, और जो पेशेंट का चेस्ट पेन होगा जब भी हम रेस्पिरेशन लेंगे या कफिंग करेंगे उस टाइम पर जो पेन होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट में, और फटीग की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। एंड चिल्स, डायफोरेसिस और ये फीवर हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे जो हमारा डायफोरेसिस होता है इसका मीनिंग होता है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।